हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वी विल प्रोवाइड अ वन शॉर्ट वीडियो जिसमें हम राइटिंग सेक्शन बी के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे एंड वी विल सिक्योर 18 फुल मार्क्स इन दैट सेक्शन. सो आई एम बैक विद दैट वीडियो. सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, जो कवर करने जा रहे हैं हम, दैट इज़ नोटिस राइटिंग. अब नोटिस राइटिंग के लिए वैसे तो मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड कर दी थी, बट सिंस दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन शॉर्ट वीडियो तो मैं एक बार फिर से आपको इसके फॉर्मेट से कराती हूँ. देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे फॉर्मेट का जो पार्ट है वो हम एक बॉक्स बना के करते हैं एंड सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट एक लाइन का गैप देके हम लिखेंगे नोटिस. एंड एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो इसे हमें लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नोटिस, इन दोनों को हमें कैसे लिखना है, अपर केस में लिखना है. डोंट यूज़ स्मॉल लेटर्स, डोंट यूज़ लोअर केस, अपर केस में लिखना है हमको. अब नोटिस के बाद एक लाइन का गैप देके हम दोबारा से लिखेंगे डेट एंड डेट हो रहा हमारा अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में. अब डेट के बाद आ जाएगी टाइटल की बारी एंड देन आवर बॉडी ऑफ द नोटिस विल स्टार्ट. टाइटल, हेडिंग, जो भी आप समझे, इसको भी हमें लिखना है अपर केस में. उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस हमारा स्टार्ट हो जाएगा. एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं सो वी विल यूज़ द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. हम फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन में यूज़ नहीं करेंगे लैंग्वेज को. द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टार्टिंग लाइंस. ये नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन दो बता रहे हो, हमारा फॉर्मेट यहीं पर ख़त्म हो जाता है. देखिए, कुछ स्टार्टिंग लाइंस की हमें फॉर्मेट तो पता चल गया, दिस इज़ द फॉर्मेट. लेकिन क्या सिर्फ फॉर्मेट के भी मार्क्स मिल जाएंगे हमें? तो आपका कंटेंट जो है, मेन मार्क्स आपके इसी के होते हैं. तो देखिए, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. दी मोस्ट कॉमन लाइन, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट. अब इसके बाद जो भी इवेंट जिसके भी बारे में आपको नोटिस लिखना है वो इवेंट आप लिख सकते हैं. एक और लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट. लेट्स से आप एनुअल डे के बारे में नोटिस लिखे, एनुअल डे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है एंड उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, तो आप यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन कर दीजिए. कुछ ये ऐसे ही फ्यू लाइन्स है जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना नोटिस. कुछ क्लोजिंग लाइंस भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, जैसे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में रजिस्टर देयर नेम्स बाय, जैसे एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चे पार्टिसिपेट करें तो हम वो डिटेल भी मेंशन कर देंगे कि आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर कम्युनिकेशन के लिए. अगर लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस हम लिख रहे हैं तो ये देखिए, द ओनर में कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरसाइंड पर्सन. तो यहाँ पे हमारा नोटिस राइटिंग भी कंप्लीट होता है. नोटिस राइटिंग हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा. एंड मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ राइटिंग सेक्शन में, क्योंकि आप बहुत ईजीली आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें. लेकिन तब भी बच्चे जो, जैसे जितने भी मैंने एग्जाम्स के वो देखे हैं, तब भी बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे थे, और नॉट सम ह्यूज मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ जिनसे कि फॉर्मेट के नंबर कट जाते हैं. तो मैं चाहूँगी आप ऐसी गलतियाँ ना करें एंड आप पूरे मार्क्स लेके आएँ. ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे जो एग्ज़ाम का पार्ट है दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग. अब रिपोर्ट राइटिंग में पहले मैं आपको फॉर्मेट बताने से पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी. जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो डोंट गिव पर्सनल ओपिनियंस. जो आपको इंसिडेंट या जो भी आपका टॉपिक, जिस भी इवेंट के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है, आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए. आपको ना फर्स्ट, और आप एक और चीज़, जैसा कि हमने नोटिस में देखा था, आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बात नहीं करनी है. वी हैव टू यूज़ द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एंड लैंग्वेज हमें फॉर्मल रखनी है अपनी. अब एक बार फॉर्मेट पे आ जाते हैं. देखिए, या तो वो हमसे मैगजीन रिपोर्ट पूछेंगे या तो वो हमसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछेंगे. एंड दोनों के फॉर्मेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग से एंड हेडिंग विल अगेन बी इन अपर केस. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में विदाउट लीविंग एनी गैप हम लिखेंगे रिपोर्टर्स नेम एंड 3 पैराग्राफ, अगेन 3 पैराग्राफ में हम अपने रिपोर्ट को सम अप कर देंगे. सबसे पहले a brief mention of what happened, where it happened, how it happened. If there is a why, then we will describe it as well. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ. क्योंकि किसी भी इंसिडेंट को ना हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंसिडेंट कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, हमें मेनली इन्हीं डिटेल्स को बताना होगा. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जिस भी इवेंट को हम रिपोर्ट कर रहे हैं आप उसको इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे. अब गिव डिटेल्स ऑफ द इवेंट बीइंग रिपोर्टेड. एंड इन थर्ड पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर, आप मैगजीन रिपोर्ट लिख रहे हैं
एंड जिस भी इवेंट के बारे में है लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ इज ऑलवेज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा चेंजेस देखिए। पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे एंड यहाँ पे ये जो ये बाय नेम रिपोर्ट है वो इससे नेक्स्ट लाइन में आएगा, नॉट हियर। थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे इसको ट्रांसफॉर्म करने में। उसके बाद गैप देके हम लिखेंगे प्लेस और डेट। प्लेस मतलब जिस सिटी में ये मेंशन हो रहा, ठीक है, कहाँ का न्यूज़ पे कहाँ आपको आर्टिकल लिखना है ये मेंशन हो रहा। प्लेस, डेट, फिर यहीं पे इसी सेम उससे आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अगेन हम वही बताएंगे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विद whom। हमने ये बता दिया जो भी इंसिडेंट है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, क्यों हुआ था। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में एंड सेकंड पैराग्राफ में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे उस इवेंट का, जो भी डिटेल्स हमें पता है। जैसे मान लीजिए हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं रोड एक्सीडेंट के ऊपर, तो जो भी हमें पता है, जो बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व जिनके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, अपना सारा ज्ञान हमें सेकंड पैराग्राफ में देके आना है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इसमें हमें अब तक हमने जो भी मेंशन किया है, जो भी इंस्टेंसेस हुए, जो भी इंसिडेंट्स हुए जिसके ऊपर हमने रिपोर्ट ली थी है, उन सबको हम अब कंक्लूड कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हमारा मैगजीन रिपोर्ट भी हो गया। हमने दो टॉपिक कर लिया, अब थर्ड टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग का भी पैराग्राफ जो है, आर्टिकल राइटिंग का भी जो फॉर्मेट है, इट इज़ वेरी इजी। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग के बाद हम मेंशन करेंगे कि ये किसने लिखा है, ये जो मतलब ये नाम भी मेंशन ही होगा, नहीं होगा तो आप XYZ ABC कुछ भी लिख के आ जाइएगा। उसके बाद अगेन जैसे हमने रिपोर्ट में पढ़ा है, फॉर्मल लेटर में पढ़ा है, वैसे ही हमारा जो आर्टिकल है ये भी हम 3 पैराग्राफ में करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक देंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, देयर आर n नंबर्स ऑफ टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो उसका पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या मतलब है इससे, क्या आप समझते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में अब हम डिटेल्स में जाएंगे। हम फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी लाइक द इंट्रोडक्शन कि अच्छा हमने पढ़ लिया ये किसके बारे में, इसमें क्या बात होने वाली है। Then in the second paragraph we will explain the topic in detail, stating its merits and demerits, cause and effect etc. जैसे let's say ग्लोबल वार्मिंग पे हमको लिखना है आर्टिकल, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉजेज होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, कैसे हम इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। मतलब आपको सब कुछ जो है, मेन जो आपका पैराग्राफ होता है ना, दैट इज द सेकेंड पैराग्राफ, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूड ही कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ विच इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसमें अब तक हमने जो भी मेंशन किया है टॉपिक से रिलेटेड, वो एवरीथिंग रिलेटेड विद द टॉपिक, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। दिस विल बी आवर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आर्टिकल का भी फॉर्मेट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब मैं आपको इन्विटेशंस भी बता देती हूँ, जो इन्विटेशंस कार्ड्स के फॉर्म में हमें देते हैं। तो दिस इज़ द इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन में देखिए, सबसे आप ना मैं बच्चों को भी, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही ट्रिक बताती हूँ, आप नंबर ऑफ कंटेंट्स याद कर लो। इनफॉर्मल में 7 है, फॉर्मल में 8 है। तो जब भी ऐसा लगे कि हम कुछ भूल गए तो आप काउंट कर लेना। फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड इज डेट एंड थर्ड इज सैल्यूटेशंस। अभी किस चीज़ का फॉर्मेट है, इनफॉर्मल लेटर का। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये इनफॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है इनफॉर्मल इन्विटेशन में। अब सैल्यूटेशंस के बाद, जैसे अगर आपने फॉर्मल, अभी मैं फॉर्मल इन्विटेशन का भी फॉर्मेट आपको बताऊंगी, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, वी यूज़ फ्रेजेस। यहाँ पे भी अब आपको जैसे वो बीच में लिखते हो आप, उसमें सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करते, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ेंगे थोड़े से। अब आप ओकेजन मेंशन कर दोगे, किस चीज़ के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, क्या ओकेजन है, जो अभी इनफॉर्मल इन्विटेशन हम दे रहे हैं किसी को, वो क्या इन्विटेशन है, किस पर्पज़ के लिए, पर्पज़ ऑफ इन्वाइटिंग। उसके बाद हम टाइम, डेट एंड वेन्यू बता देंगे उस फंक्शन का जिसके लिए हम इन्वाइट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सेंडर्स नेम। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आपको पता है वो कैसे करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में। ओके, उसके बाद अब आता है हमारी बारी इनफॉर्मल इन्विटेशन की। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इनफॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल इन्विटेशन जब कार्ड के फॉर्मेट में आए
जब भी आपको कार्ड बनाने को आए तो आप बॉट्स जरूर बना के आएंगे। पूरी राइटिंग को कंप्लीट करने के बाद आप उसके अराउंड एक बॉट्स बना दीजिएगा। अब फॉर्मल इन्विटेशन देखिए, जैसे कि मैंने बताया था नंबर ऑफ कंटेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेंट्स। जब भी आपको ऐसा लगे आप कुछ भूल रहे हैं काउंट कर लेना एक बार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में हम सबसे स्टार्ट करेंगे नेम ऑफ द होस्ट से, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मतलब वी आर इनवाइटिंग यू, या वी आर रिक्वेस्टिंग योर प्रेजेंस, या वी वुड बी डिलाइटेड टू हैव योर अक्वेंटेंस। जो भी लाइन जिसको यूज़ करके आप इनवाइट करेंगे दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद थर्ड लाइन में हम लिखेंगे पर्पस ऑफ द इन्विटेशन। हम इन्वाइट कर क्यों रहे हैं, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, कोई ग्रेजुएशन जैसे कोई सेलिब्रेशन है, कोई भी गेट टुगेदर है, जिस भी फंक्शन पे जिस भी ओकेजन पे आप इनवाइट कर रहे हो वो बताएंगे हम यहाँ पे। फिर फोर्थ पॉइंट पे हम बताएंगे नेम ऑफ द ऑनरी। जैसे किसी मिस्टर एक्स के बेटे ने ग्रेजुएशन की है, उसके ऑनर में हम एक सेलिब्रेशन रख रहे हैं, तो ऑनरी कौन हुआ यहाँ पे, मिस्टर एक्स का बेटा, तो अब यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ लाइन में हम लिखेंगे डे डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, किस दिन है, कब है एंड किस टाइम है। उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस एंड लोकेशन। ये जो नेम ऑफ द प्लेस एंड लोकेशन है ये इवेंट की लोकेशन है, नॉट द एड्रेस ऑफ द होस्ट। अब ये हमने सेंटर में लिख लिया। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में जाएंगे अपनी पेज के, एंड वहाँ पे हम लिखेंगे 7th और 8th पॉइंट RSVP एंड टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑफ द होस्ट। RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्डेसिव रिप्लाई, विच इन इंग्लिश इट मीन्स प्लीज रिप्लाई। ओके, अब देखते हैं, मैं एक काम करती हूँ, आपको पहले रिप्लाइज करवा देती हूँ। अभी हमने जस्ट इन्विटेशन किया है तो एक बार रिप्लाइज देख लेते हैं हम। देखिए फॉर्मल रिप्लाई, आप इसका ना बहुत, मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक्सेप्टेंस का भी और डिक्लाइन का भी। पहले हम फॉर्मल रिप्लाई देखते हैं, देन वी विल गो टू इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में सबसे पहले जिसको भी आपने मतलब जो हम रिप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, मिस्टर मिसेज या मिस्टर एंड मिसेज, जिस एज पर द क्वेश्चन। उसके बाद हम जो रिसीवर हैं वी आर थैंकिंग। फिर हम यहाँ पे इनविटेशन, जिस पर्पस के लिए, जिस ओकेजन के लिए हमें इनवाइट किया गया है, हम उसका नाम लिखेंगे थैंक। अब यहाँ पे किसको इनवाइट किया गया है, मतलब किसने इनवाइट किया, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रिसीवर का नाम। रिसीवर इज थैंकिंग द सेंडर फॉर द इन्विटेशन टू द ओकेजन ऑफ व्हाट एंड किस डेट पे। आप ये एग्जैक्ट लाइन्स पे लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। या आप ये देखिए दो फॉर्म्स हैं, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिसीवर का नाम लिखेंगे कि हम थैंक यू बोल रहे हैं जिसने हमको इनविटेशन भेजा है। सो वी आर द रिसीवर्स एंड वी आर थैंकिंग द सेंडर, ठीक है। और किस इवेंट के लिए, किस डेट को, आप ये भी बताएंगे। एंड अगर हम मना कर रहे हैं तो भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, जस्ट द लाइन्स विल चेंज। और यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है ना, are pleased to accept the invitation and will be delighted to attend the function, because we are accepting the invitation. In case we are declining the invitation, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे but regret their inability to attend due to whatever XYZ reason you will have. And एक लाइन आप और भी लिख सकते हो, thanks for the kind invitation but regret that they will not be able to attend the function. अब जब हम reply करते हैं फॉर्मल रिप्लाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल रिप्लाइज, बट फॉर्मल रिप्लाइज चाहे वो डिक्लाइन के हो या एक्सेप्टेंस के हो, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये भी हम थर्ड पर्सन में ही लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ वर्ड्स लाइक आई, यू, मी, इनका यूज़ मत करिएगा रिप्लाई अपना ड्राफ्ट करते टाइम। अब बारी आती है हमारे इनफॉर्मल रिप्लाई की। देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई में हम सैल्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डियर एंड जो भी पर्सन हमें इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम। एंड यहाँ पे जो है ना टोन थोड़ी हमारी लेस फॉर्मल हो रही है बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल रिप्लाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, तो यहाँ पे आप जो भी फंक्शन है उसका नाम, ऑन डेट, आई एम डिलाइटेड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन एंड विल जॉइन यू एंड विल बी प्रेजेंट देयर, जो भी आप लिखना चाहें। आई विश यू अ वंडरफुल सेलिब्रेशन, योर्स लविंगली या योर्स सिंसियरली, आपका नाम। तो यहाँ पे जो है अब हम फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं एंड वी आर ड्राफ्टिंग कंप्लीट सेंटेंसेस।
हमारी जो टोन है, जो लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर्मल इंग्लिश। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सामने वाले से। अब कुछ की डिफरेंसेस मैं आपको बता दूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई में। फॉर्मल रिप्लाई में हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं एंड इनफॉर्मल में हम फर्स्ट पर्सन में, जैसा कि अभी आपने देखा। एंड फॉर्मल रिप्लाई जो है वो बहुत छोटा सा एक फिक्स फॉर्मेट होता है, या तो आइदर वी विल एक्सेप्ट इट और वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, वी विल डिक्लाइन इट। तो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड आइदर वी आर एबल टू मेक योर अक्वेंटेंस और वी आर डिक्लाइन, वी रिजेक्ट द इनेबिलिटी। तो वो थोड़ा सा छोटा और कंसाइज रहता है। ये जो है इनफॉर्मल रिप्लाई आप डिटेल में लिख सकते हो क्योंकि यू आर टॉकिंग इन इनफॉर्मल अप्रोच। इसमें आप कोई सैल्यूटेशन का यूज़ नहीं करेंगे फॉर्मल रिप्लाई में, यहाँ पे आप डियर का यूज़ करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं होती, इसमें क्लोजिंग होती है। हम यूज़ करते हैं ना यूजेस योर सिंसियरली, ऑफिशियल टोन, पर्सनल टोन। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। आप एक बार देख लेते हैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे। हमने आर्टिकल कर लिया, हमने इनविटेशन कर लिए दोनों, हमने इनविटेशन के रिप्लाइज कर लिए। अब इसके बाद आता है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर एक फॉर्मल लेटर है एंड इसमें हम सबसे पहले इसलिए क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा, इफ ऐसा हुआ यू कैन राइट एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट के बाद आएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस हम कैसे लिखेंगे, पहले डेजिग्नेशन। क्या डेजिग्नेशन है हम अच्छा एक बात बताइए, हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो इज इट नॉट क्लियर कि ये लेटर कौन रिसीव करने वाला है, द एडिटर विल बी रिसीविंग द लेटर। तो हमने यहाँ पे एडिटर का नाम लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, इट कैन बी एनीथिंग जो क्वेश्चन में गिवन हो रहा। उसके बाद सिटी ऑफ द न्यूज़पेपर। फिर एक लाइन का गैप देके हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम आपको ट्राई करना है कि आप एक लाइन में ही लिख दें। इसके बाद सैल्यूटेशंस, एंड सैल्यूटेशंस के बाद जो आएगा वो हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। थर्ड 3 पैराग्राफ लाइक एनी फॉर्मल लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड वी विल इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक, आवर पर्पज ऑफ राइटिंग, हम ये लेटर लिख किस लिए रहे हैं। देन इन दी सेकेंड पैराग्राफ विच इज़ द मेन बॉडी, हम जिस भी इशू के ऊपर ये लेटर लिख रहे हैं हम उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, हम फैक्ट्स मेंशन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे एंड लास्ट में इन द थर्ड पैराग्राफ हम कंक्लूड कर देंगे अपने लेटर को। एक चीज़ मैं बाय बाय बताती हूँ, डोंट आस्क द एडिटर फॉर एनी एक्शन एंड द एडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर एनी एक्शन। एडिटर जो है वो बेरली एक मैसेंजर है, एक मीडियम है हमारी बात को आगे तक पहुँचाने का। एडिटर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी विल राइट इन दिस लेटर, कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये होप कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है या कंसर्न अथॉरिटीज़ है, जो पब्लिक है, वो इस मैटर पे फोकस करे एंड एज अ सोसाइटी वी मेक सम चेंजेस। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपकी जेन्युइनली हेल्प हो एंड ऐसे ही बुक वन आई एम सेइंग फ्लेमिंगो और विस्तास की वीडियो भी मैं जल्द ही आपके पास लेके आऊँगी वन शॉट रिविजन के तौर पे, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे एंड वी विल डू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट देयर हाई चांसेस इन कम, जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। एक और चीज़, अगर आप बोलेंगे आई विल डू एन आंसर शीट एनालिसिस कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं जिसके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, 95, 96, 97, तो व्हाट इज़ स्पेशल इन देयर आंसर्स, जो वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो आई विल डिस्कस दैट इन अ वीडियो एज वेल। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।